कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से टाउन से, जहाँ पर एक स्टोर के अंदर एक आदमी जाता है। दरअसल ये यहाँ पर शॉप के अंदर से कुछ शराब की बोतलें चुरा रहा था। बाहर उसका बेटा यान होता है, जिसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिससे वह दूसरे के दिमाग में इल्यूजन पैदा करता है। इसीलिए स्टोर में जो लेडी होती है, उसे यान के पिता के पास शराब की बोतलें नहीं दिखती। पर तभी स्टोर के बाहर कुछ लड़कियां आती है, जिससे यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसने जो भ्रम जाल बनाया था वो टूट जाता है। स्टोर वाली लेडी को पता चल जाता है कि यान के पिता यहाँ से शराब की बोतलें चुराकर बाहर निकले, इसीलिए वह एक हथौड़ा लेकर बाहर आती है। यान समझ जाता है कि इसे सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए एक बार फिर से वो भ्रम जाल बनाता है और उस लेडी को दिखता है कि यान के हाथ में गन है। यान उस लेडी से कहता है कि आगे मत बढ़ना वरना मैं गोली चला दूंगा, पर वो आगे बढ़ती है, जिसके बाद यान उसे गोली मार देता है। वो लेडी वहीं पर गिर जाती है और तभी यान के पिता गाड़ी में उसे लेकर वहां से भागती है। अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस लेडी को उठाते हैं। वो लेडी देखती है कि उसे कोई गोली नहीं लगी। अब पुलिस वाले यान और उसके पिता की गाड़ी का पीछा करते हैं। यान अपने पिता से कहता है कि क्यों हम छोटी मोटी चोरियां करते हैं, मैं अपनी इन शक्तियों से बड़ी चोरी कर सकता हूँ। उसके पिता कहते हैं कि हम कुछ लोगों की नजरों में नहीं आ सकते। और अब पुलिस जो इनका पीछा कर रही थी, वो लोग इनकी गाड़ी तक पहुँचने वाली होती है। तभी यान एक बार फिर से जादू करता है, जिससे पुलिस वालों को भ्रम हो जाता है कि उनके आसपास बर्फ का एक बहुत बड़ा तूफान आया है, जिससे उनकी गाड़ी डैमेज हो रही है। वह अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनकी गाड़ी पलट जाती है और एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकती है। पुलिस वाले जब बाहर आते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है। अब यह बात चारों तरफ फैल जाती है। डॉक्टर एड्रियाना को भी बात पता चलती है, जिसके बाद वो इयान और उसके पिता की खोज में निकल पड़ती है। दूसरी तरफ यान और उसके पिता को दिखाया जाता है, जो रात को सो रहा होता है। तभी उसे सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि वो उसकी मॉम के पास है। उस वक्त जब वो बहुत छोटा था, तभी उसकी मॉम जोर से चिल्लाती है। तभी यान की आंख खुल जाती है। दरअसल आज यान का बर्थडे होता है। वो बाहर जाना चाहता है, अपने पिता से कहता है कि मैं नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ, नॉर्मल बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। पर यान को मौका मिल ही जाता है। जब उसके पिता आसपास नहीं होते, तब वह वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें उसी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि एक बार में बैठा होता है। वह बारटेंडर को बताता है कि किस तरह से उसे अजीब अजीब से भ्रम आए थे, जिसके बाद उसकी गाड़ी पलट गई थी। यहाँ बार में एक आदमी बैठा होता है, जो उसकी बातें सुन रहा होता है और तभी वह अपनी गर्दन हिलाता है, जिससे पुलिस वाला वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसे लोग प्रिसेप्टर कहते हैं। इसके पास भी यान की तरह ताकतें होती हैं। वहीं एड्रियन को दिखाया जाता है, जो उस जगह अपने लोगों के साथ पहुंच जाती है जहां पर यान और उसके पिता होते हैं। वह अंदर जाते हैं, जहां पर यह इयान के पिता को पकड़ लेते हैं। इयान के पिता और एड्रियन पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट के लिए एड्रियन काम करती है, यान के पिता भी पहले उसी डिपार्टमेंट के लिए काम करते थे। लेकिन अब वह इस डिपार्टमेंट से पूरी तरह से अलग हो गया है। एड्रियन पूछती है कि यान कहाँ पर है, लेकिन यान के पिता कुछ नहीं बताते हैं। दरअसल ये जिस डिपार्टमेंट एजेंसी के लिए काम करते हैं, वो यान जैसे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और इन लोगों को बनाने में, इनके अंदर सुपर पावर्स डालने में भी इसी एजेंसी का हाथ है। दरअसल इन सबको जंग के लिए तैयार किया गया था। यह लोग जंग तो जीत गए, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि ये लोग अपने ही देश के लिए, अपने लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं। इसीलिए एक एक करके सबको मार दिया गया। और अब एडिन बताती है कि अब सिर्फ एक परसेप्टर बचा हुआ है। यह उसी आदमी के बारे में बात कर रही होती है, जो बार में था, जिसने पुलिस वाले को बेहोश कर दिया था। हालांकि इयान के अंदर भी बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन कभी उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, बल्कि उसकी मॉम के ऊपर किए गए थे। और वह अपनी मॉम से पैदा होने की वजह से कई शक्तियों के साथ पैदा हुआ, जिसके बाद यान के पिता ने उसे सबसे छुपा कर रखा। लेकिन अब एड्रियन और उसकी टीम को पता है। एड्रियन इस बात से हैरान होती है कि एक प्रिसेप्टर ने बच्चे को पैदा किया, पर अब वह किसी भी कीमत पर
यान को और उस परसेप्टर को जिसने बार में पुलिस वाले को मारा था उसे पकड़ना चाहती है। यहाँ पर एड्रियन को पता चल जाता है कि यान एक गेमिंग जोन में है, इसीलिए वह यान को पकड़ने के लिए वहां निकल पड़ती है। लेकिन वहां पर परसेप्टर भी आ जाता है, जिसे पता है कि यहाँ पर एड्रियन और उसके लोग यान को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वह सबका ध्यान भटकाने के लिए अपने विजन का इस्तेमाल करता है। यान उसे देख लेता है। वो देखकर हैरान होता है कि उसके अंदर भी उसी की तरह ताकतें हैं। पर इससे पहले कि परसेप्टर यान तक पहुंचता, यहाँ पर एड्रियन के लोग उसे हेलमेट पहना देते हैं, जिससे वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन हेलमेट पहनने के बाद भी वह उनसे बहुत देर तक लड़ता रहता है। और ठीक इसी वक्त एड्रियन इयान को अपने साथ यहाँ से ले जाती है और उसे हेलमेट पहनाकर उसका ब्लड सैंपल ले लेती है, जिसके बाद वह उसे उस जगह ले जाती है जहाँ पर सबको न्यूटन बनाया गया था, यानी कि सबके अंदर ताकतें डाली गई थी। इस डिपार्टमेंट का नाम होता है अवेयरनेस। और अब वो इयान को बताती है कि गेमिंग जोन में जिस प्रिसेप्टर को तुमने देखा था वह चाहता है कि तुम उसके साथ काम करो। अगर तुमने उसके साथ काम नहीं किया, उसका साथ नहीं दिया, तो वह तुम्हें मार देगा। और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारा साथ दो, ताकि तुम्हारी ब्लड में जो शक्ति है उसका फार्मूला हमें मिल जाए, ताकि हम कभी भी तुम्हें डीएक्टिवेट या एक्टिवेट कर सके। इसके बाद वो यान से कहती है कि तुम एक इंसान बना कर दिखाओ। यान कहता है कि यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मैं कभी किसी इंसान को नहीं बना पाया। इसके बाद वह कहती है कि तुम समंदर का किनारा बनाओ। वह अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन चाहकर भी वह समंदर का किनारा नहीं बना पाता। इसके बाद एड्रियन कहती है कि शायद तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में अंदाजा नहीं है, तुम्हें अपनी फीलिंगलेस के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद वो इयान को उसकी मॉम का फोटो दिखाती है, जिससे वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और अब वह अपनी इमोशंस की शक्ति से उसे समंदर के किनारे का भ्रम जाल दिखाता है, जहां उसके चारों तरफ एक बटरफ्लाई भी उड़ रही होती है। वह कहती है कि बहुत खूब, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली दुनिया में ले जाओ, और साथ ही इस बटरफ्लाई को भी, जिसे सिर्फ मैं देख पाऊँ। लेकिन यान कहता है कि ऐसा करने से पहले मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उसे उसके पिता के पास ले जाती है, जो कि बेहोश होते हैं। वो बताती है कि यह तो तुम्हारे पिता नहीं है, बल्कि तुम्हें चुराकर लैब से ले गए थे। यान कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। वह कहती है कि तुम्हारे पास किसी के भी दिमाग को पढ़ने की शक्ति है, क्यों ना तुम अपने पिता के दिमाग को पढ़ो। और इसके बाद वह अपने पिता के दिमाग के अंदर झांक कर देखता है, जिसमें वो देखता है कि कई साल पहले उसके पिता इसी लैब में काम किया करते थे। वो एड्रियन के साथ थे। उसकी मॉम भी यहाँ पर थी, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे प्रिसेप्टर बनाया गया था, यानी कि उसकी मॉम के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ थी। लेकिन एक दिन अचानक से यान की मॉम यहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद यान के पिता, यानी कि उस लैब में काम करने वाला वह आदमी जिसे आज तक यान अपना पिता समझ रहा था, वह यान को लेकर यहाँ से भाग जाता है। एड्रियन यान को बताती है कि आज तक इस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है, ये तुम्हारा पिता नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारी मॉम अब भी जिंदा हो। इसके बाद एड्रियन वहाँ से चली जाती है। वह अपने लोगों से कहती है कि इयान अगर अपनी तीसरी शक्ति को इस्तेमाल करना सीख जाए, तो हम अपने दुश्मनों को, यानी कि उस गैंग को जिसका लीडर वह प्रिसेप्टर है, उन सब को खत्म कर सकते हैं। वहीं इसी एजेंसी में एक लड़की काम करती है, जो यान के पास आती है और कहती है कि यहाँ पर एजेंसी में तुम्हारे ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मैं तुम्हारा इसमें साथ दूंगी। यान उसकी बात मान जाता है और अब यान अपने पिता के साथ उस लड़की की मदद से, जो कि बहुत अच्छी फाइटर होती है, यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि अब तक प्रिसेप्टर भी यहाँ पर भेष बदलकर आ गया होता है, लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि यान यहाँ से भाग चुका है। साथ ही एजेंसी भी अब यान के पिता को ढूंढ रही है। ये तीनों की तीनों अब एक होटल के रूम में जाते हैं।
जहाँ पर यान अब किसी भी कीमत पर अपनी मॉम को ढूंढना चाहता। उसे लगता है कि उसकी मॉम अब भी जिंदा है, इसीलिए एक बार फिर से वह अपने पिता के दिमाग में झांकता है और उस जगह का उसे पता चल जाता है जहाँ से उसके पिता यानी कि यह आदमी जिसे अब तक वो अपना पिता समझ रहा था उसे लेकर भागा था। लेकिन वहाँ जाने के लिए इयान को पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो बैंक जाता है और वहाँ पर एक झूठे चेक से पैसे निकालकर वापस होटल में आ जाता है, जहाँ पर अब उसके पिता होश में आ चुके हैं। वह अपने पिता से कहता है कि तुमने जिंदगी भर मुझसे झूठ कहा, अब मैं उसी जगह जा रहा हूँ जहाँ से तुम मुझे उठाकर लाए थे ताकि मैं अपनी मौन को ढूंढ सकूं। उसके पिता कहते हैं कि मैंने तुमसे झूठ इसलिए कहा ताकि मैं तुम्हारी जान को बचा सकूं। लेकिन यान उनकी बात नहीं सुनता और उस लड़की के साथ लैब के लिए निकल जाता है। एड्रियन को पता चल जाता है कि यह दोनों कहाँ पर है। वह अपने लोगों को इन्हें पकड़ने के लिए कहती, पर इससे पहले कि उसके लोग इन दोनों को अपना निशाना बनाते, वहाँ पर प्रिसेप्टर पहुँच जाता है जो एड्रियन के लोगों को मार देता है। और अब यान और वो लड़की उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी फाइल्स होती हैं और इन्हीं फाइल्स में से एक फाइल यान की मॉम की होती है। पर तभी यहाँ पर प्रिसेप्टर आ जाता है। दरअसल यान के साथ जो लड़की है वह परसेप्ट के साथ मिली हुई है। वह यान से कहती है कि तुम्हारे दिमाग में जितने भी सवाल है उनके जवाब सिर्फ यही दे सकता है। लेकिन यान उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, वह उनकी तरफ गन तान देता है। पर परसेप्ट को पता है कि यह सिर्फ एक भ्रम है। परसेप्टर उस तक पहुंच जाता है, उस पर गन तान देता है जो कि असली है, पर वो यान को नहीं मारता। वह यान से कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कोल्ड वॉर के वक्त एक वैज्ञानिक ने एक फार्मूला बनाया जिससे उसने कई इंसानों के अंदर अनोखी शक्तियाँ डाली, लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई और सरकार को हमारी जरूरत नहीं थी तो एक एक करके वह हमें मारने लगे। और तभी हम में से एक प्रिसेप्टर ने, जिसका नाम न्यूल था, उसने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। अब जो भी हमें मारने आता था वो उसके दिमाग को कंट्रोल करके उससे ही उसके हाथों से मरवा देता था, जो हम लोगों की एक थर्ड पावर थी। उसने हम सबको भी ट्रेन किया, जिसके बाद हम सब ने वहाँ से निकलने के बाद ये फैसला किया कि हम आम इंसानों की तरह जिंदगी जिएंगे। जिसके बाद मेरी मुलाकात तुम्हारी मॉम से हुई और पहली बार किसी प्रिसेप्टर से एक बच्चा पैदा हुआ जो कि तुम थे, और तुम्हारे अंदर भी वह सारी शक्तियाँ हैं जो कि एक प्रिसेप्टर के अंदर होती हैं। अब यहाँ पर एजेंसी के बहुत सारे कमांडोज आ जाते हैं, इसीलिए प्रिसेप्टर उस लड़की से कहता है कि तुम यान को लेकर यहाँ से जाओ, मैं इन सबको यहाँ पर रोकता हूँ। जिसके बाद यान उस लड़की के साथ यहाँ से निकल जाता है, लेकिन प्रिसेप्टर को यहाँ पर कमांडोज पकड़ लेते हैं। उसे हेलमेट पहनाकर लैब में ले जाते हैं जहाँ पर उसे एक चेयर के साथ बांध दिया जाता है। उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और एक पल ऐसा आता है जब एड्रियन को लगता है कि इसकी मौत हो जाएगी, इसीलिए वह इस एक्सपेरिमेंट को रोक देती है। साथ ही अब उसके डीएनए के सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है। एड्रियन को बताया जाता है कि इसका डीएनए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इससे हम कोई फार्मूला नहीं बना सकते। फार्मूला बनाने के लिए हमें इयान की जरूरत है। इस बात से एड्रियन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब उसे एक बार फिर से इयान को पकड़ना होगा। वहीं हमें परसेप्ट को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे प्यास लगी है। वह भी दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और अब जो ऑपरेटर होता है वह उसके दिमाग को कंट्रोल करके यहाँ पर जो रोबोट होता है उससे वैज्ञानिकों की तरफ गोलियां चलवा देता है और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें यान और उस लड़की को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों प्रिसेप्टर के घर जाते हैं, और जब अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम अब भी जिंदा है, लेकिन ना बल सकती है ना वो हिलडुल सकती है। परसेप्टर भी यहाँ पर आ जाता है जो यान को बताता है कि तुम्हारी मॉम की मेमोरी का सिर्फ एक हिस्सा जिंदा है, तुम उसकी मेमोरी में जाकर उसकी यादों को देख सकते हो। और इसके बाद यान अपनी मॉम की यादों में उसकी मेमोरी में जाता है। वो देख
देखता है कि जब वह छोटा था तो किस तरह से उसकी मॉम को टॉर्चर किया गया था। परसेप्टर भी उसकी यादों के अंदर आ जाता है, जहां इयान देखता है कि जब वो छोटा था तो नीचे एक डीएनए का डिजाइन था, और ये वही डीएनए का डिजाइन है, यानी कि वो फार्मूला जिससे और भी परसेप्ट्स को बनाया जा सकता है। यानी बहुत आसानी से उस फार्मूला के पास चला जाता है। पर जब परसेप्टर उस फार्मूला के पास आने की कोशिश करता है तो एक इनविजिबल दीवार उसे रोक लेती है, जो कि इयान के मॉम के दिमाग की दीवार थी। वह जाकर भी उस दीवार के पार नहीं आ पाता। वह बहुत कोशिश करता है, और जैसे जैसे वह उस इनविजिबल दीवार पर मार रहा होता है, यान की मॉम के सर पर बहुत दर्द हो रहा होता है, जिसके बाद ये यान की मॉम की यादों से बाहर आ जाते हैं, और अब यान की मॉम की मृत्यु हो जाती है। यान अपनी मॉम की मृत्यु से बहुत दुखी होता है, जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कमांडोज आ जाते हैं। पर यान को अपनी तीसरी शक्ति के बारे में अब पता चल चुका है। वो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, और यहाँ पर जितने भी कमांडोज होते हैं वो उनके दिमाग को कंट्रोल करके उन्हीं से एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद यान बाहर आता है, जहाँ पर एड्रियन और बहुत सारे कमांडो होते हैं। एड्रियन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। पर तभी यहाँ पर इयान के पिता आ जाते हैं। वो पिता जो यान को लैब से लेकर भागे थे, वे यान से कहते हैं कि तुम ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। प्रिसेप्टर तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। परसेप्ट भी यहीं पर होता है, जो यान से कहता है कि तुम इसे मार दो, पर यान ऐसा नहीं करता क्योंकि वह उससे प्यार करता है। और अब परसेप्ट खुद उसके दिमाग पर कंट्रोल करके उसी के हाथों उसे उस पर गोली चलवा देता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। यान यह देखकर अपना आप होश खो बैठता। वो भागकर अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। यान के पिता कहते हैं कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दिमाग में मेरी यादों में झांक कर देखो, तभी तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। और इसके बाद यान उसकी यादों में जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि खुद यान की मॉम ने उसे कहा था कि यान को यहाँ से लेकर जाओ, क्योंकि वह तुम्हारे साथ ही सुरक्षित रह सकता है। हर कोई उसका इस्तेमाल करना चाहेगा। और अब यान उसकी यादों में बहुत सारे उपल देखता है जो कि उसने उसके साथ बिताए थे। यान उसकी यादों से वापस आ जाता है। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यान अब उसे पिता कहकर बुलाता है, क्योंकि यान को अब पता है कि कभी उसने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसी की मोम के कहने पर वह उसे लेकर गया था। अब वह किसी भी कीमत पर प्रिसेप्टर को मारना चाहता है, क्योंकि उसने उसके पिता को मारा है। हालांकि वो उसके असली पिता नहीं थे, लेकिन उसने उनसे एक पिता की तरह ही प्यार किया था। और अब वो गन लेकर प्रिसेप्टर को मारने के लिए एक पार्टी में जाता है। वो अपनी शक्ति से यहाँ पर सभी लोगों को सुला देता है, लेकिन परसेप्ट ने उस लड़की को, जो यान को उस लैब से लेकर भागी थी, गन पॉइंट पर ले रखा होता है। यान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, साथ ही प्रिसेप्टर भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। प्रिसेप्टर के अंदर बहुत शक्तियां हैं, जिससे यहाँ पर जितने भी लोग बेहोश हुए थे वो उन्हीं लोगों को होश में लाकर यान के ऊपर हमला करवाता है। एक आदमी यान को जाकर लेता है, और इससे पहले कि वो यान को मारता, यहाँ पर एड्रियन आ जाती है, जो उस आदमी के सर पर गोली मार देती है। और अब यान परसेप्ट से कहता है कि तुम इस लड़की को छोड़ दो। एड्रियन कहती है कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, वह तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। जिसके बाद उसे एहसास होता है कि कभी कोई लड़की थी नहीं, वह खुद अकेला उस लैब से भागा था। दरअसल परसेप्टर ने उसके दिमाग में एक इमेज को क्रिएट किया था, और उसे हमेशा ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कोई लड़की है, पर उसके साथ कभी कोई लड़की नहीं थी। बस सब कुछ अकेला ही कर रहा था। और अब भी उसे वो लड़की दिख रही होती है, जो यान से कहती है कि गोली मत चलाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन यान को पता है कि सामने कोई लड़की नहीं है, बल्कि परसेप्टर है। इसीलिए वो गोली चला देता है, और गोली उस लड़की के आर पार हो जाती है। गोली उस लड़की को नहीं लगती, बल्कि प्रिसेप्टर को लगती है। परसेप्ट मारा जाता है, जिसके बाद वह लड़की यान के पास आती है, जो असल में है ही नहीं।
लेकिन अब भी यान ने अपने दिमाग की शक्ति से उसे जिंदा रखा होता है, क्योंकि यान उसे बहुत पसंद करता है। वो लड़की यान के गले लग जाती है। कुछ वक्त के बाद यान अपनी मॉम और अपनी डैड के ग्रेव पर जाता है, जहाँ पर एड्रियाना भी आती है और कहती है कि अब तुम्हें चुनना होगा, तुम हमारे साथ हो या दुश्मनों के जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। यान कहता है कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ, और वह अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, जहाँ पर वह लड़की भी होती है, जिसे उसने अब तक अपनी इमेजिनेशन में अपनी यादों में जिंदा रखा है। एड्रियन के पास एक एजेंट आता है। एड्रियन पूछती है कि अब हमें क्या करना है, लेकिन सच में एड्रियन के पास कोई नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि यह सब इयान ने किया है, ताकि वह उस पर नजर रख सके कि उसका अगला कदम क्या होगा। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।